हाय दोस्तों, वेलकम टू आई एजुकेशन। आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी से सारा ऑब्जेक्टिव जो क्राउन ऑब्जेक्टिव बुक में दिया गया है उससे करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं और तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सेशन को। और इससे संबंधित जो लेक्चर है, जो भी इन्वायरमेंट और पारिस्थितिकी से संबंधित लेक्चर होता है, उसकी एक कंप्लीट 2 घंटे की वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल में। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा, उससे आप देख लीजिए। उसको देखने के बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन लगभग बन ही जाएंगे। पर्यावरण किससे बनता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप बताइए। जीवीय घटकों मतलब जीव, और जैविक घटकों मतलब कि नॉन बायोटिक घटकों, और भू आकृतिक घटकों। तो ये सारा का सारा मिलकर क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर में देखते हैं, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। तो पर्यावरण के जो अनुकूल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको चिन्हित करने के लिए सरकार ने एक मार्क, कृषि के लिए है इको मार्क। इको जहाँ भी आए समझो पर्यावरण से, तो इको मार्क जो है इसका आंसर होगा। और इसमें देखिए एक मार्क कृषि से है संबंधित। ISI मार्क ये क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से संबंधित है, ठीक है। और वाटर मार्क क्या है, वाटर मार्क तो आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वही वाटर मार्क है, ठीक है। धारणीय कृषि का अर्थ है, 4 नंबर क्वेश्चन में धारणीय कृषि का अर्थ है। तो धारणीय कृषि का अर्थ क्या है ये हमें बताना है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देखिए इसका आंसर भूमि का इस प्रकार प्रयोग, भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बने रहे, ठीक है। मतलब कि भूमि का इस प्रकार से आप यूज कीजिए ताकि आने वाले भविष्य में भी उसका क्वालिटी बरकरार रहे, ठीक है। वही हो गया धारणीय कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर में, पर्यावरण से अभिप्राय है। तो पर्यावरण का परिभाषा बोल रहा है। तो भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। फिर उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। फिर भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। तो उपयुक्त जो सभी है पर्यावरण की मिलाकर परिभाषा बनती है, ठीक है। अब UNEP का मुख्यालय 6 नंबर में, UNEP का मुख्यालय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। आगे देखिए, अधोलिखित क्या है, अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। इको मार्क उन भारतीय पदार्थों उत्पादों को दिया जाता है जो अभी देखे थे पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मतलब पर्यावरण के अनुकूल हो। फिर आगे देखिए, आमतौर पर 9 नंबर क्वेश्चन, आमतौर पर यह समाचारों में आने वाले Rio+20 सम्मेलन क्या है। यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, ठीक है। ये जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ था। ये धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, Rio+20। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1986। फिर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार चलिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं।
तो प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपचय और ज्वालामुखी क्रिया। कहता उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करती है, पृथ्वी में बढ़ाती है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है, अभी पढ़े हैं इससे पहले क्वेश्चन में। अब शोषण, शोषण से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, ठीक है। जैव पदार्थ को अपचय से भी बढ़ता है, और ज्वालामुखी क्रिया जब होती है उस समय भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो 2, 3, 4 जो है कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। अब NEA से आशय क्या है, NEA 13 नंबर क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय वायुमंडल प्राधिकार, ठीक है, इन्वायरमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय इन्वायरमेंट अथॉरिटी। तो धारणीय विकास किसके उपयोग, अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास किसके उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो प्राकृतिक संसाधन। निम्नलिखित में से 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है। फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टू सेम। तो प्रकाश संश्लेषण छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से कार्बन चक्र, प्रकाश संश्लेषण से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान नहीं होता है। तो इसमें कौन हो जाएगा, ज्वालामुखी क्रिया, 2 श्वसन, चौथा जैव पदार्थ का क्षय। तो 1, 2, 4 जो है इसका 15 नंबर का आंसर होगा। कह रहा है 20 पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। EPA का पूर्ण रूप क्या है, EPA तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी हो गया। फिर है पृथ्वी का चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो क्या हो गया, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, C नंबर का 18 का C हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। वातावरण में मतलब कि एटमॉस्फेयर में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, तो सर्वाधिक प्रतिशत देख सकते हैं आप, नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है वायुमंडल में, जबकि ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में पाया जाता है। वायु क्या है, वायु में अनेक गैसों का मिश्रण है, मिश्रण हो जाएगा 20 का C। 21 हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है, मतलब हरित विकास जो बुक है इसका ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है, तो WM एडम्स है, ठीक है, WM एडम्स ग्रीन डेवलपमेंट बुक को लिखा है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो सूखी हवा है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। फिर निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत कौन आता है, सड़क तो मानव बनाता है। प्राकृतिक पूंजी में क्या क्या आएंगे, वन आएंगे, जल आएंगे, खनिज आएंगे, ठीक है। तो सड़क को छोड़ देते हैं, तो इसका आंसर C होगा, ठीक है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में आइए। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित नोबल गैस मतलब उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, तो वायु में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिर है 25 नंबर, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, सौर विकिरण, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में, मतलब सौर जो है सूरज की रोशनी समुद्र में पड़ती है, पानी का वाष्पीकरण होता है, वर्षा होता है, फिर क्या होता है, फिर नीचे आता है पानी, फिर ऊपर जाता है वाष्पीकरण से, फिर नीचे आता है। इस प्रकार जो है जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल
संस्था है उसका मुख्यालय ओटावा कनाडा में अवस्थित है। सी ऑप्शन। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। मतलब इसका मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। ठीक है। तो नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग शोध रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है नागपुर में। फिर यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कमी हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन 28 के बाद 29 देखते हैं। 29 में क्या है? भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में 29 नंबर किसने हाल ही में भारत में हरित गृह कृषि और ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की? कौन सा राज्य? पंजाब राज्य जो है हाल ही में हरित गृह कृषि मतलब ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है। क्वेश्चन नंबर 30 है नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक क्यों है? तो यह संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो आंसर है उपरोक्त सभी के लिए डी। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता संरक्षण, तीनों के लिए जो है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। ठीक है। मतलब ये तीनों जो है संयुक्त रूप से नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31 नंबर ग्रीन आर्मी का किसने प्रारंभ किया? तो ग्रीन आर्मी को ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया। ग्रीन आर्मी अगर क्वेश्चन आते किससे संबंधित है तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और ऑस्ट्रेलिया ने इसे प्रारंभ किया। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए 11.2 चैप्टर क्या है? पारिस्थितिकी। निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सा फैला हुआ है आपको यही बताना है। तो इसका आंसर है समुद्र। मतलब सबसे ज़्यादा क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे बड़ा विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र महासागर। आंसर डी हुआ एक का। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो है ये जो है महासागर के अंतर की बात है। तो महासागर में देखिए डाइटम होता है, उसके बाद क्रस्टेशियाई होता है, उसके बाद हैरिंग होता है। ठीक है। तो ये जो है डाइटम एक कोशिकीय शैवाल होती है। ठीक है। और क्रस्टेशियाई का उदाहरण झींगा मछली उछली हो गया। और हेरिंग जो है क्या होता है? हेरिंग एक मछली होता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है एक खाद्य श्रृंखला जो है आहार श्रृंखला नंबर 1 डाइटम और क्रस्टेशियाई हैरिंग हो गया। 2 का ए आंसर होगा। ठीक है। तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? एजी टाउंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम। ठीक है। 3 नंबर का हो गया डी। पारिस्थितिकी तंत्र 4था नंबर पारिस्थितिकी तंत्र के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र करते हैं। तो मतलब जैव इसमें लगाना जरूरी है। ठीक है। खाली भू रासायनिक चक्र नहीं, जैव भू रासायनिक चक्र। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहेंगे? तो भू रासायनिक चक्र। आंसर बी, 4 का बी हो गया। आगे है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो अर्निज नेस। ठीक है। अर्निज नेस ने सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी शब्द का यूज किया।
उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इकोसिस्टम का सर्वप्रथम यूज जो है एजी टॉन्सले ने किया था, ये सही है। ठीक है, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है, ये गलत है। वियोजक कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, यह भी गलत है। तो आंसर कौन है? 1 और 2, मतलब 1 और 2 जो है सही है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी करते हैं। ठीक है, और एक है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का यूज सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया। तो 1 और 2 जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है, नहीं। उपभोक्ता क्या है? हम लोग हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? उत्पादक जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का उपभोग करता है। ठीक है, वियोजक मतलब अपघटक, अपघटक क्या करता है? कार्बनिक पदार्थ मिलता है, नहीं, ये गलत है। निम्नलिखित में पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा जीवीय संगठक नहीं है? मतलब जीवीय संगठक। तो बाकी में देखिए, जान है, वनस्पति, जानवर, बी, डी और सी सब जीव से संबंधित है। मतलब वायु क्या है? जीवीय संगठक नहीं है, क्योंकि इसमें जान नहीं, वो जीवीय संगठक है। ठीक है, मतलब नॉन बायोटिक कंपोनेंट है पारिस्थितिकी तंत्र का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित है? तो पर्वत है। पर्वत के बारे में कह रहा है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, नहीं है, ये कभी भी टूट फूट सकता है। वो जैविक अवयव, ये नहीं है। जीवाणु में जान है, जैविक अवयव है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र है। वर्षा, ये भी गलत है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए वर्षा नहीं है। तो ठीक है, हरे पौधे जो है क्या है? सही है कि पारिस्थितिकी तंत्र, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं। ठीक है, फिर पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन है। मतलब इकोलॉजी जो है किसके बीच संबंधों का अध्ययन है? तो जीव और वातावरण, मतलब हम में और वायुमंडल में। आप जीव हैं और वातावरण के बीच के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तालाब में, समुद्र में, महासागर में। कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो क्या होता है, उत्पादक कम होते हैं। ठीक है, 11 नंबर। ये सब जो है सारा चीज़ जो है ना, आपको कन्फ्यूजन अगर किसी भी प्रकार की सब जो है क्वेश्चन, जो मैं लिंक सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ उसको देख लीजिए, वो सारा लेक्चर, उसमें सारा समझ में आ जाएगा कि क्यों जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, कौन सीधा होता है। तो ये सब जो है, जैसे कि स्थल पर जो क्या होता है, पारिस्थितिकी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसका पिरामिड सीधा होता है, लेकिन तालाब, समुद्र या मरुस्थल में क्या होता है कि उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टा क्या होता है? वहाँ उत्पादक कम होता है और अपघटक ज़्यादा होता है, मतलब कि उत्पन्न करने वाला कम होता है, खाने वाला ज़्यादा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की विशाल तक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये जानते हैं, समुद्र। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो उत्पादक कौन है? हरे पौधे हैं। ठीक है, हरे पौधे, क्योंकि स्वपोषी है, जो स्वपोषी होते हैं वही उत्पादक घटक होते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, सबसे अच्छा वर्णन है इकोसिस्टम का? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों द्वारा आवासित है, जीवों का समुदाय, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक है, तो ये सब जो है नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण। मतलब कि इकोसिस्टम में क्या होता है? जीवों का जो समुदाय है, ऑर्गेनिज्म का समुदाय, और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, मतलब पर्यावरण का साथ साथ होना जरूरी है।
पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। तो अपघटक पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसका हो गया पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी के समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। तो सांप पर होगा। सांप क्या है? अपघटक। ये सब को क्लियर हो जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो सारा वीडियो अगर देख लेते तो सारा का सारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा। फिर पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है। तो इसका आंसर है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। मतलब कि इकोसिस्टम इकोलॉजी को संतुलित बनाए रखने में मदद नहीं करता है। तो वनों को अगर काट देंगे तो क्या होगा? पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। वनरोपण सही है, जैवमंडल भी भंडार सही है, वर्षा प्रबंधन जल प्रबंधन भी सही है। मतलब ये तीनों जो है पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में ए को छोड़कर बाकी बी सी डी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जबकि वनों का काटना पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, ठीक है। ये आंसर होगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। तो इसमें देखिए तालाब क्या होता है? प्राकृतिक भी तालाब होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। तो इससे बेटर आंसर क्या है? खेत है। खेत हमेशा क्या होता है कि किसी मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो खेत जो है उचित आंसर होगा। खेत मतलब फील्ड। वन तो प्राकृतिक होते हैं, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन से संबंधित कौन सा है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा और वो पादप संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। पादप संरक्षण से। पारितंत्र में खाद्य परिश्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव अपघटक जीव कहलाता है। तो अपघटक के श्रेणी में कौन आता है? तो इसमें होगा विषाणु, जीवाणु और तृतीय है जीवाणु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मतलब केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1, 3, केवल 1, 2, 3। तो इसका आंसर होगा केवल 2 और 3। मतलब कवक और जीवाणु जो है सिर्फ अपघटक जीव कहलाते हैं, ठीक है। तो अपघटक जीव के अंतर्गत कवक और जीवाणु आएंगे, ठीक है। आगे देखिए जैव वानिकी मतलब बायोनोमिक्स, ठीक है। बायोनोमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, ठीक है। फिर चारों कथन पढ़ते हैं। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, मतलब कि पारिस्थितिकी का साइनोनिम है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। मतलब प्राकृतिक तंत्रों के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखिए अब पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसमें सही है। तो बताइए कि कौन सा इसमें सही है। देखिए जैव वानिकी के संबंध में जैव वानिका का अर्थ होता है कि यह जो है इसका 2 और 3 जो सम्मिलित रूप है, ये जैव वानिकी के संबंध में जो कथन सही है पारिस्थितिकी का पर्याय, मतलब कि साइनोनिम है पारिस्थितिकी का बायोनिक्स। और आप क्या पढ़ते हैं जैव वानिक्स के अंदर? तो यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों का प्रभावित करता है। अतः इसका आंसर हो गया 2 और 3, मतलब कि सी, ऑप्शन सी आंसर। फिर किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाता है। तो क्या हो? कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता कहलाता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? वहन क्षमता, मतलब कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कि कितना वो कैरी कर सकता है, ठीक है। पर्यावरण वही हो गया वहन क्षमता। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, ठीक है। तो बताना है कि पारितंत्र की घटती उत्पादकता मतलब उत्पादन क्षमता जो है घट रही है, उसके क्रम में निम्नलिखित कौन सा मतलब कि क्रम सही है। तो मैंग्रोव, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑप्शन देखिए मैंग्रोव, घास स्थल और
क्या है, झील, महासागर। तो इस तरह से मतलब कि आपको बताना है कि कौन किसमें उत्पादकता के क्रम जो है घटती जा रही है। तो मैंग्रोव क्या है, मैंग्रोव स्थल पर होता है। मैंग्रोव क्या है, सदाबहार वन जो सुंदरपुर वन है वगैरह, भारत में 42% क्षेत्र पर मतलब कि बहुत जगह मैंग्रोव है। 42% मतलब कि मैंग्रोव क्षेत्र के अंतर्गत वन है। और दूसरे नंबर पर जो है मैंग्रोव क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात आते हैं ज़्यादा, उसके बाद गुजरात है। तो यहाँ पारितंत्र की घटती उत्पादकता क्रम में निम्नलिखित कौन सा क्रम सही, तो मैंग्रोव सबसे पहले क्या होगा, मैंग्रोव, उसके बाद घास स्थल, उसके बाद झील, उसके बाद महासागर। ठीक है, मतलब महासागर में आपको बहुत ही मतलब कि कम उत्पादकता मिलेंगे। ठीक है, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, पारिस्थितिकी संतुलन से किसका संबंध नहीं है, आंसर सी, 24 के सी, औद्योगिक प्रबंधन। ठीक है, आगे इसका ऑप्शन हो गया 24 का सी, मतलब पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं रखता है औद्योगिक प्रबंधन, ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, पर्यावरण को। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं, तो समुद्री जो वातावरण है उसमें मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं प्राथमिक उत्पाद, तो उसमें देखो प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, ये क्या है, समुद्री खाद्य श्रृंखला के बारे में बात कर रहे हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, मुख्य उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य के संदर्भ में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। तो इसमें बताना है कि खाद्य श्रृंखला कौन सा सही क्रम है। तो क्या है, घास को टिड्डा खाते हैं, टिड्डा को मेढक खाते हैं, मेढक को सर्प खाते हैं, ये सही है, ऑप्शन ए। फिर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है, तो सर्वाधिक जो अस्थायी मतलब कि परमानेंट पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर, इसका नुकसान बहुत कम होने का चांस होता है। ठीक है, महासागर का। बाकी पेड़ पौधे वगैरह जो भी है, पेड़ पौधे चाहे कोई भी इकोसिस्टम है किसी क्षेत्र में, उस सब का नुकसान ज़्यादा होने का चांस रहता है। मरुस्थल का भी जो कि कम रहता है, लेकिन ये भी जो है बिगड़ सकता है। लेकिन महासागर जो ऐसा चीज़ है जिसका जो है पारिस्थितिकी तंत्र जल्दी नहीं बिगड़ सकता है। तो सर्वाधिक संतुलन में पारिस्थितिकी तंत्र जो अस्थायी होता है महासागर होता है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है, मतलब कि पारिस्थितिकी असंतुलन। तो सीधी सी बात है, वन को आप हटा देंगे तो पारिस्थितिकी असंतुलन जो है मतलब कि ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। तो पारिस्थितिकी असंतुलन स्थितियाँ उत्पन्न होगी, वनो उन्मूलन हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि घास जो है और वृक्ष जो है घास को किसे प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन है कीट एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों के कमी के कारण, सी में है जल की सीमाओं एवं आग के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखो कि जल की सीमाओं, जल जो है घास को कम ज़रूरत होती है लेकिन वृक्ष को ज़्यादा ज़रूरत होती है। आग से ज़्यादा चपेट में अगर आग जंगल में लग जाए तो ज़्यादा से बड़ा वृक्ष का नुकसान होता है, छोटा छोटा घास स्थल का कम नुकसान होता है। जिससे क्या होता है कि वृक्ष जो है घास स्थल को जो है प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। जल की सीमाओं एवं आग के कारण घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण जो है घासों को प्रतिस्थापित इसी कारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। आगे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि 30 नंबर क्वेश्चन, इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र में किसको ज़्यादा उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। इसका हो गया सर्वाहारी को। ठीक है, ओमनीवोरस को।
निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, मतलब कि पारिस्थितिकी के साथ मित्र नहीं है। तो यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का या आतंकवाद कहा जाता है। ये जो है जहाँ भी रहता है ना, आसपास के वृक्ष जो है को पानी नहीं मिल पाता है, पूरी तरह से खरी नहीं मिल पाता, क्योंकि इसको बहुत सारा जो है ना यूकेलिप्टस को पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो निम्नलिखित वृक्ष में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, तो यूकेलिप्टस। ठीक है, आगे देखिए जैव विविधता। अब जैव विविधता में आ गए हम। तो जैव विविधता से देखिए क्वेश्चन उठता है कि सर्वप्रथम जो एट फर्स्ट टाइम जो है बायोडाइवर्सिटी शब्द का यूज कौन किया। तो सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का यूज वाल्टर जी रोजेन ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे क्वेश्चन कि IUCN, इसको बोलते हैं प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण क्षण। ठीक है, तो द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियाँ सम्मिलित की जाती हैं। तो IUCN जो रेड डाटा बुक जारी करते हैं उसमें कौन कौन सी मतलब कि चीज़ें सम्मिलित होती है, ये तीनों में से हमको बताना है। कहता है कि जीव विविधता के प्रखर स्थलों, मतलब जीव विविधता के हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानीय पौधे और पशु की जाति की सूची। दूसरा नंबर संकटग्रस्त पौधे और पशु जाति की सूची। तीसरा नंबर विभिन्न देशों के प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। तो इसमें क्या होगा आंसर, निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर केवल क्या होगा, दू होगा। केवल दू इसलिए होगा क्योंकि रेड डाटा के बुक्स में सिर्फ संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची रखी जाती है। ठीक है, ये सब नहीं होती है। हॉटस्पॉट, विद्यमान स्थानीय पशु जातियों की सूची, ये सब नहीं होती है। मतलब 1 और 3 से इसका कोई रिलेशन नहीं है। सीधा रेड बुक्स में संकटग्रस्त जो पौधे होते हैं और पशु जाति होती है वही जो है शामिल की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका आंसर। फिर आगे हाल ही में क्या है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित की गई है। तो ये जो डाइक्लोफिनेक सोडियम है, दर्दनाशक दवा है। ये सब हड्डी उड्डी अगर किसी का चोट लग जाता है, टूट जाता है, तो ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल में डाइक्लोफिनाक सोडियम ये सब मलहम दिया जाता है। तो ये जो है मतलब कि पशु पक्षियों या फिर मतलब कि जानवरों को ये दवा दी जाती थी दर्द निवारक के लिए। और अगर वो गाय मर जाती थी तो उसको खाने के बाद जो है ये डाइक्लोफिनाक सोडियम दवा या ड्रग्स गिद्धों पर बुरी असर करती थी, जिससे गिद्ध की संख्या में काफ़ी कमी आ रही है। ठीक है, आगे है जैव विविधता का अर्थ क्या है। तो जैव विविधता का अर्थ बताना है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है लिंक, वो पढ़ने के बाद ये सारे के सारे आपको आराम से बन जाएंगे, आराम से क्लियर हो जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ऑब्जेक्टिव कराने का है। भारत में गिद्धों की कमी की अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। तो अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है, जानवरों को दर्द निवारक देना। ठीक है, जानवरों को दर्द निवारक मतलब डाइक्लोफिनाक सोडियम। ठीक है, अब देखिए ये छूट गया। भारत जैव विविधता का अर्थ क्या है, तो जैव विविधता का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ठीक है, मतलब कि प्रजातियां भिन्न भिन्न प्रकार के एक निर्धारित क्षेत्र में रहती है, पादप की प्रजातियां या जंतु की प्रजातियां। तो जैव विविधता से नाम से स्पष्ट है विविधता मतलब कि भिन्नता। ठीक है, जैव विविधता मतलब जीवों में विविधता। ठीक है, जीव के अंदर पादप जंतु वगैरह सब में विभिन्नता पाई जाती है एक निर्धारित क्षेत्र में, इसको जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अब आगे है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है। ठीक है, स्वस्थान पद्धति नहीं है। तो इनमें से क्या हो जाएगा कि वानस्पतिक उद्यान। बाकी तीनों जो है जैव बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य, ये सब जो है XC2
ex situ पद्धति है, ठीक है। मतलब कि जो है स्वस्थानीय पद्धति है, बाकी वानस्पतिक उद्यान जो है ये नहीं है स्वस्थानीय पद्धति, ये एक्स सिटू है, ठीक है, मतलब बहिर्स्थान है। वनस्पति संरक्षण की दो विधियां हैं, एक्स सिटू और इन सिटू। एक्स सिटू मतलब बहिर्स्थानीय होता है, ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। इन सिटू में क्या होता है कि प्राकृतिक आवास में ही जो है उसका संरक्षण किया जाता है। तो ये सब जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वन प्राणी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय पार्क है, ये सब जो है उसी स्थान पर मतलब कि संरक्षण के लिए रखा जाता है, वहीं पर उसको विकसित कर दिया जाता है उसको। लेकिन ये वानस्पतिक उद्यान जो है इसको बनाया जाता है, इसको दूसरा जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब कि इसीलिए जो है ये जो है एक सिटू के अंतर्गत आएंगे वानस्पतिक उद्यान, इन सिटू के अंतर्गत नहीं आएंगे। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है कब? जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी सही है। 50 वर्ष अगर नहीं देखें उस चीज़ को, दैट इज विलुप्त हो गया है। मॉरिशस की एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया है, ठीक है। देखिए आप सुनते होंगे डोडो पक्षी के बारे में, विलुप्त पक्षी, तो डोडो यही है कि वो पक्षी विलुप्त हो गया। मॉरिशस में एक वृक्ष की प्रजाति थी क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया, तो वो जो है वृक्ष प्रजनन करने में सफल रहा, उसको हटा दिया मॉरिशस सरकार, क्योंकि डोडो पक्षी विलुप्त होने लगा, उस पर बुरा असर पड़ने लगा, ठीक है। तो वही पक्षी है कौन सा था? तो डोडो। दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें एक का स्रोत झारखंड में है, दूसरी जिसका स्रोत, देखिए दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें एक का स्रोत झारखंड में और जो उड़ीसा में जो है यही नदी दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। ये वन जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित तो कौन सा वो स्थल है? तो ये भितरकनिका है, ठीक है। भितरकनिका उड़ीसा में है, जैव विविधता का प्रमुख स्थल है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ठीक है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत रामसर कन्वेंशन एक पक्षकार है और भारत रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है, मतलब कि भारत जो है रामसर साइट पर जो है हस्ताक्षर किया है। उसने बहुत से क्षेत्रों में रामसर और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। इनमें से कौन सा कथन इस अभी समय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? तो यह क्या है कि इसके बारे में ये बताना है कि मतलब कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो एक कंडीशन रखी गई है कि ये उसमें होनी चाहिए, मतलब कि ये चीज़ होनी चाहिए कंडीशन। तो इनमें से कौन सा जो है कह रहा है कि इन स्थलों को संरक्षण करने के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए उचित है? तो इसमें कह रहा है ना कि इन सभी स्थलों को मनुष्यों के लिए पूर्णतः आगम बना दिया जाए ताकि उनका शोषण ना किया जा सके, मतलब कि यहाँ पर मनुष्य वगैरह जो है पूर्ण तरह से आ भी जा सके, ऐसे आ सके जा सके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सभी स्थलों को पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और इन्हें केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दिया जाए, ये भी नहीं होगा, क्योंकि केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दिया तो क्या होगा? रामसर साइट पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फिर क्या? प्रत्येक स्थल के लिए एक विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन्हीं सभी स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उसके धारणीय उपयोग के लिए अनुमति दिया जाए। तो ये जो इसमें लिखा हुआ है विशेष अवधि, प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड, मतलब जितना भी रामसर साइट है उसके लिए अलग विशेष मानदंड, विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए विशेष अवधियों तक
बगैर मतलब विशेष टाइम मतलब कि किसी निश्चित टाइम तक बगैर किसी शोषण के उस सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उत्पादन से संरक्षण किया जाए। तो ये विशेष टाइम के लिए बोल रहा है कि शोषण के उन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उत्पादन संरक्षण नहीं, ये गलत है, ठीक है। और हर एक स्थल के अलग अलग मानदंड नहीं होगी, सारा स्थल के लिए एक मानदंड होगा। तो फिर डी ऑप्शन देखिए, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग का अनुमति दिया जाए। तो ये ठीक है। इसमें जो है क्या एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, ये इतना जोड़ दिया एक्स्ट्रा, यही जो है सी आंसर को खा गया, ठीक है। तो इन सभी स्थलों को क्या किया जाए, पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए, ठीक है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र के जो उपाय है संरक्षण करने का, उसी उपाय के साथ जो है इसका संरक्षण किया जाए तथा साथ साथ उनके धारणीय उपयोग को अनुमति दिया जाए, ठीक है। धारणीय उपयोग मतलब भविष्य तक जो है, भविष्य ऐसा प्रयोग करें ताकि जो है अभी और भविष्य के पीढ़ियों को भी फायदा मिल सके। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल फ्लाई फॉक्स निम्न से क्या है। तो फ्लाइंग फॉक्स क्या है, चमगादड़ है, ठीक है। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है। तो जैव विविधता के नाश का कारण क्या है, देखिए जीवों की प्राकृतिक आवास में कमी, ये भी होगा। अगर जीव को प्राकृतिक आवास में कमी आएगी तो जैव विविधता पर असर होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, इससे भी असर, वनों का नाश होगा, इससे भी असर, मतलब उपयुक्त सही होगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। फिर है वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को, ठीक है। तो वेटलैंड डे मतलब 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए वेटलैंड डे मतलब क्या होगा कि रामसर जो एक तरह के यहाँ पर पढ़े थे ना रामसर के बारे में, रामसर कन्वेंशन था। रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में ईरान में हुआ था, ठीक है। और इस यही वेटलैंड जो स्थल है उसके संरक्षण के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में 1971 में 2 फरवरी को एक संधि हुआ, रामसर संधि। तो उसी को जो है 1975 में लागू किया गया, ठीक है। तो वेटलैंड दिवस इसी कारण जो है 2 फरवरी को हमेशा हर साल मनाया जाता है। अभी टोटल जो है वेटलैंड भारत में 75 हो गया है अब तक 2022 तक। तो 75 वेटलैंड के बारे में जो है हम बताए हैं, ये जो है क्या उसमें अपना वीडियो में, तो उसको देखिए, सारा का सारा पता चल जाएगा। और देखिए सबसे छोटा वेटलैंड जो है भारत का कौन सा है, रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, रेणुका झील। और सबसे बड़ा कौन है, सुंदरबन। तो आगे बढ़ते हैं। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो एक विलोपन की कगार पर है, क्या है, तो ये स्तनधारी है, ठीक है, मतलब मैमेलिया है। फिर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है। फिर जैव सुरक्षा बायो सेफ्टी का कार्टेजना प्रोटोकॉल, ठीक है, जैव सुरक्षा जो बायो सेफ्टी कार्टेजना प्रोटोकॉल निम्न से केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन कार्यान्वित करता है, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसको कार्यान्वित करता है, ठीक है। आप चाहेंगे तो कार्टेजना प्रोटोकॉल पढ़ सकते हैं, जैव सुरक्षा से संबंधित है, वो सारा बताया गया वीडियो में, ठीक है। आगे देखिए जीव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जीव विविधता क्या है, निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बना है। तो मृदा निर्माण, अपशिष्ट के पुनः चक्रण, ठीक है, मृदा अपरदन की रोकथाम, सदस्य परागण। तो इस चारों में बताना है कि कौन जो है सही है। तो जैव विविधता के माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी है, तो इसका जो मृदा अपरदन की रोकथाम जरूरी है, सस्य परागण ये भी जरूरी है, मृदा निर्माण ये भी जरूरी है, अपशिष्ट का पुनः चक्रण, ये सारा माध्यम जो है मानव अस्तित्व का आधार है, ठीक है। अगर ये इस पुनः चक्रण नहीं होगा, मृदा निर्माण नहीं होगा, मृदा अपरदन, सस्य परागण नहीं होगा, तो मानव अस्तित्व खतरे में आ जाएगी, ठीक है। तो ये चारों का चारों जो है 1 2 3 4 चारों का चारों सही उत्तर है। अच्छा, बताना है कि निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से किनको किनको रामसर का दर्जा
प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें से बताना है चिल्का झील है, ये है, केवला देव ये भी है, ये है, लोकटक है, ये है, बुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर, मणिपुर, चिल्का झील उड़ीसा, केवला देव राजस्थान। ये चारों के चारों जो है ना रामसर साइट का इसको दर्जा प्राप्त है। रामसर साइट के लिए कंडीशन अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि उसको क्या करना चाहिए रामसर साइट को, कि सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र जो है उपागम से संरक्षण किया, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का जो उपागम है बचाने का, उसी के अनुसार जो है उसका संरक्षण किया जाना चाहिए और साथ साथ धारणीय उपयोग की अनुमति देना चाहिए। ठीक है, फिर आगे 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित कौन सा कारण जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक जो है क्या है महत्वपूर्ण कारक, जैव विविधता के नुकसान के लिए तो कौन सा महत्वपूर्ण कारक है, तो बताना है आपको, बताइए। ऑप्शन से पकड़ लीजिएगा, अनुवांशिक क्या लिखा है, आत्मसात्करण, परभक्षियों का नियंत्रण, कीट नियंत्रण, प्राकृतिक वाष्प का विनाश। तो ये सब तो फायदेमंद ही होगा, परभक्षिक नियंत्रण, कीट नियंत्रण या अनुवांशिक आत्मसात्करण, ये सब तो फायदेमंद। और प्राकृतिक वाष्प का विनाश कर देगा तो क्या हो जाएगा, जैव विविधता के लिए ह्रास हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो गया, 20 के सी। अब कह रहा है शांत घाटी कहाँ अवस्थित है, शांत घाटी जानते हैं केरल में है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया गया है, तो जैव विविधता दशक 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ माना था, यूएन। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो ये जानते ही हो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। आगे देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, क्या है 24 में, पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मतलब क्या हो गया कि भूमध्य सागर जो देख रहे हैं, भूमध्य सागर उसका पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मतलब नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो उनमें से कौन सा जैव विविधता के हॉट स्पॉट है। ठीक है, तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन है, ये सब नहीं है। पूर्वी मध्य सागरीय क्षेत्र, यहाँ पर कोई भी पूर्वी मतलब कि हॉट स्पॉट नहीं है। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी हॉट स्पॉट नहीं है, केवल एक जो है पूर्वी हिमालय जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। ठीक है, कहा कि पूर्वी हिमालय की तरफ जो है बहुत सारा जो है ना, देख रहे हैं कच्चनजंगा, असम में बहुत सारे अभयारण्य है, फिर मेघालय में नोकरेक वगैरह वगैरह। तो उधर बहुत सारा जो है ना जैव विविधता स्थल है, तो उसको पूर्वी हिमालय के अंतर्गत रखा गया है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रीति है, तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा है। तो वानस्पतिक गोंदिया, जंगली जंतु, जैवमंडल क्या है, जैवमंडल रिजर्व। तो ये जो है जैवमंडल रिजर्व, ये जो है ए, ऑप्शन ए जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रीति है, क्योंकि यूनेस्को जो है ना भारत के मतलब 18 गो क्षेत्र स्थल को जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, तो जैवमंडल रिजर्व जो है कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, तो क्योंकि इसमें जो है जैवमंडल रिजर्व में क्या होता है कि आदमी का जो है, मानव का बहुत कम हस्तक्षेप होता है। ठीक है, मतलब हस्तक्षेप ना के बराबर होता है इसमें, बाहर क्या बाउंड्री के सिर्फ बाहर ही रहना, अंदर जाने का खतरा ही खतरा है। तो ये जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण रणनीति है जैवमंडल रिजर्व। आगे देखिए, रामसर कन्वेंशन जो 1971 ईरान में हुआ था, तो के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है, पूछ रहा है कि कौन सा रामसर स्थल है, तो भोज आद्र स्थल। ठीक है, ऐसे सुंदर भी अभी जो है सुंदरवन वेटलैंड जो है मतलब कि भारत का सबसे बड़ा क्या है, रामसर साइट है। ठीक है, लेकिन सुंदरवन के साथ वेटलैंड आना जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप नहीं मारेंगे, जब भी मारेंगे भोज आद्र स्थल, आद्र स्थल मतलब वेटलैंड इसके साथ लगा हुआ है। सुंदरवन के साथ वेटलैंड लगा रहना चाहिए, थोड़ा सा पावर्टिंग मिस्टेक है। ऐसे सुंदरवन भी है, भोज आद्र स्थल भी है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहेगा भोज आद्र स्थल किसके साथ, इसके साथ
वेटलैंड लगा हुआ है। सुंदरबन में वन भी आ जाता है, इसीलिए इसको मतलब कि नहीं सही माना गया है ऑप्शन के अनुसार। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल मतलब हॉट स्पॉट कौन सा एरिया है जैव विविधता के? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, ठीक है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ऐसे अंडमान निकोबार भी आते हैं, लेकिन मेनली जो है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट मतलब शांत घाटी। फिर निम्न से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, तो आगे लिखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, पोषण स्तरों की कम संख्या, यही है डी जो है मतलब पोषण स्तरों की कम संख्या पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं, मतलब इसके कारण जो है न पारिस्थितिकी तंत्र जो है न विनाश होगा, ना कि बढ़ेगा। ठीक है, आयु बढ़िया रहना चाहिए, मध्य व्यवधान भी बढ़िया रहना चाहिए, मतलब व्यय धन ये है मतलब खर्चा पानी इसमें ठीक होना चाहिए ताकि ठीक रहे। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता बढ़िया होना चाहिए ताकि आदमी मतलब उसमें जो जीव जंतु रहते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आयु मतलब प्रोडक्शन अगर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का ज़्यादा होगा ना तो उसका आयु भी ज़्यादा होता है, नहीं तो प्रोडक्शन कम होने के कारण जो है जैव विविधता का नाश हो सकता है। फिर जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो क्या कहता है इसमें, जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है, ऐसा बात नहीं है। तो इसका आंसर जो है केवल 2 होगा, केवल 2 ऑप्शन के अनुसार होगा, क्योंकि भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। ठीक है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और इंडो बर्मा क्षेत्र सुंडालैंड, ये भी आते हैं इंडो बर्मा क्षेत्र सुंडालैंड, इसको भी याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी सामान्य गैस मतलब सामान्य प्रयोग होती है? मतलब XC2 संरक्षण के लिए कौन सा गैस का यूज किया जाता है? XC2 मतलब क्या, जैसे स्वस्थान है जो कि वही स्थान पर उसको जो है जैव संरक्षित एरिया बना दिया जाता है, संरक्षित एरिया यहीं पर संरक्षित होगा। लेकिन XC2 में क्या होता है, XC2 में जैसे यहाँ जो जीव जंतु रह रहे हैं, अगर यहाँ का वायुमंडल ठीक नहीं है, इस जीव जंतु के लिए खतरा है, तो यहाँ से शिफ्ट करके कोई ऐसा जगह उस जीव जंतु को शिफ्ट करके यहाँ पर का परिवेश संरक्षित कर दिया जाएगा, ऐसा परिवेश बना दिया जाएगा ताकि यहाँ के जीव जंतु इस परिवहन में अगर वायुमंडल में अनुकूल है तो यही जो है XC2 मतलब एक जगह से उठाकर दूसरे जगह मतलब कि पास, जैसे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है तो दोनों में अंतर है। तो एक जगह से दूसरे जगह जो है प्राणियों का, जीव जंतुओं का मतलब कि उठा कर व्यवस्थित करना, वो जो है XC2 संरक्षण कहलाता है। तो XC2 संरक्षण के लिए जो गैस यूज किया जाती है समान रूप से नाइट्रोजन की जाती है। ठीक है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा कौन सा हो गया? प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। देखिए झूम खेती जो है क्या है, जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश, ये सब विनाश होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जैव विविधता खतरे में पड़ जाएगी। भंगुर पारित तंत्र और जैसे मैंग्रोव नम भूमि, ये सब नहीं होगा। हिमालय की अगम आवास, तो ये तो ठीक है, सब खतरा उतरा नहीं है। अगम आवास में जहाँ जाने योग नहीं है आवास, तो वो तो ठीक ही है जीव जंतु के लिए। मानव जहाँ हस्तक्षेप नहीं करेगा वो सब ठीक ही रहेगा। ठीक है, मानवे जो है पूरी तरह से इस सब पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ के रखा हुआ है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्न तो कौन सा कथन सही है? ये संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र
इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। इसमें से कौन सा आंसर का राइट सही है? तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का क्या मतलब कि उद्देश्य है? तो देखिए, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। ठीक, ये नहीं होगा 2 नंबर। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू नहीं हुई। तीसरा नंबर क्या है कि यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया के रूप में निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। 1 और 3 जो है सही है, ऑप्शन सी। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ में? तो ऑप्शन को देखकर आप बता सकते हैं कि कहाँ में पाई जाता होगा। ठीक है, कश्मीर में, फूल की घाटी, सुरमा घाटी, बाकी सब नहीं हुआ। शांत घाटी कहाँ? केरल में। शांत घाटी में मतलब पश्चिमी घाट में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शांत घाटी अगर कहीं नाम आए समझिए पश्चिमी घाट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, हिमालय उत्तर प्रदेश, अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वतीय प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। सही बात है। इस समृद्धि के लिए निम्न से कौन सा कारक सबसे उपयुक्त है? तो आप बताइए कि कौन सा कारक सबसे उपयुक्त है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, तो इस समृद्धि के लिए कौन सा कारक सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। फिर इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रामक जातियाँ प्रवेश नहीं कराई गई है। यह मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो सबसे जो है बेस्ट एग्जाम्पल देना है। तो बेस्ट जो कारक है क्या है? यह विभिन्न जीव मतलब विभिन्न प्रकार के जीवों का भौगोलिक क्षेत्र का संगम है। ये उपयुक्त कारण है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र हो गया पश्चिमी घाट भारत में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ये तो जानते ही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आयोग में, बी में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। ये सही है। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया था? दिसंबर 2002 में। निम्नलिखित पर आपको विचार करना 39 नंबर में। काली गर्दन, देखिए काली गर्दन वाला सारस ये, और फिर दूसरा है चीता, तीसरा है उड़न गिलहरी, और चौथा है क्या? हिम तेंदुआ। तो कह रहा है कि इनमें से कौन जो है पूरी तरह से जो है भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारत में प्राकृतिक रूप से क्या पाए जाते हैं? केवल 1 3 4, 1 2 3 4, केवल 1 2 3 2 4। तो इसका आंसर होगा डी, बी, केवल 1 3 और 4। 1 3 4 1 काली गर्दन वाला सारस, ये जो कृष्ण गुरु सारस इसको बोलते हैं। फिर कंदली मतलब उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ 4, ये चारों जो है क्या है पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से भारत में। चीता नहीं पाए थे। चीता क्यों नहीं पाए थे? कि इधर ही मोदी कुछ दिन पहले चीता क्या है बाहर से लाया है, दक्षिण अफ्रीका जाके नामीबिया से चीता लाया है। ठीक है, और कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किया है इसको। तो कहने का मतलब है ना कि चीता जो है का प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में भारत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो इस ऑप्शन के अनुसार देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ठीक है, फिर 41 निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद रखिए, ये जो है सबसे अधिक संकटापन्न किस्म है। फिर भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण इस संस्था है एक तरह का,
तो 2003 चेन्नई में स्थापित किया गया। फूलों की घाटी कहाँ है? ये जब फूलों की घाटी जानते हैं उत्तराखंड चमोली में है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से राज्यों में से किन में सिंह पूछी बानर, मतलब मैकॉक जो बंदर होता है, मैकॉक बंदर, उसके बारे में पूछा है कि अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो निम्नलिखित राज्यों से किस राज्य में सिंह पूछी मैकॉक प्राकृतिक आवास में, मतलब किस राज्य में उसका प्राकृतिक आवास है मैकॉक का, यही सिंपल सा मतलब कि क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में मैकॉक प्राकृतिक आवास है तमिलनाडु का। ठीक, तमिलनाडु में इसका प्राकृतिक आवास है। ठीक है, आगे भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉट स्पॉट है। भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉट स्पॉट है क्या? बताइए भारत के कौन से सीधा हॉट स्पॉट है? कहने का मतलब वही हो गया। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी भारत। तो इसको क्या हो जाएगा? पश्चिमी भारत। ये तो भारत के बारे में बात छोड़िए दीजिए। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट में क्या है? तो इधर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा का जो ये कोरोमंडल तट के सहारे जो क्षेत्र है, इसको पूर्वी घाट कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा, बच गया कौन चीज़? ये करो 4 घटक ये गया। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, मतलब कि ऐसे भी जानते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय क्या है? हॉट स्पॉट एरिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3। देखिए इसमें आपको जो क्या है कि ये क्राउन में एक ऐसा जैसे क्वेश्चन दिया गया है जिससे कि आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। अगर 20 ही क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि किसी चैप्टर से। जैसे कभी जैव विविधता पढ़ रहे थे, जैव विविधता से बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर हो जाते हैं। क्राउन पढ़ने का यही फायदा है। ठीक है, अब देखिए भारत की आर्द्र भूमियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। ठीक है, ये कह रहा है ना कि आर्द्र भूमि के जो संख्या है ना सबसे ज़्यादा जो है ना अभी गुजरात में, ये कहने का मतलब है। ठीक है, दूसरा बात, भारत के तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। कह रहा है कौन सा इसमें जो है ना सही है? तो तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि, मतलब जो भारत के तट पे है आर्द्र भूमि और जो भारत के अंदर में है उससे अधिक है। तो ये गलत सीधा से, इसको सीधा समझिए कि तटीय जो आर्द्र भूमि है आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक नहीं है। और केवल एक ये भी अभी वर्तमान के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि कुल भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो गुजरात में जो है ना अभी ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा अभी जो है ना रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में टोटल जो है ना 19 रामसर साइट है। ठीक है, अभी मैक्सिमम है 2022 के अनुसार, और बढ़ भी सकती है क्योंकि रामसर साइट लगातार जो है इंडिया में बढ़ ही रहा है। अभी टोटल 75 हो गया है। ठीक है, और रामसर साइट जब बढ़ते हैं इंडिया में तो उसी में से किसी रामसर साइट के बारे में आपको वर्तमान में पूछ लिए जाते हैं कि ये अभ्यारण्य कहाँ है। जैसे पूछ लेगा डिपोर झील कहाँ है, नया नया जो बनता है रामसर साइट उसी में से पूछ लेगा कांवर झील कहाँ है, चाहे तसोकर झील कहाँ है। तो ये सब जो है मतलब कि पूछ लेगा, और आपको रामसर साइट नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो तसोकर झील लद्दाख में है, जो 42वां रामसर साइट था। अभी टोटल 75 हो गया है, जिसमें से 19 जो है कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये दोनों जो है गलत हो गया वर्तमान के हिसाब से। ठीक है, बाकी 47 नंबर देखिए, विलुप्त होने वाली प्रजातियों, ये तो रेड डाटा बुक में, सिवक थॉर्न विश्वव्यापी मार्केट सबसे बड़ी संभावना है। देखिए सिवक थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। एक पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान, देखिए चंगेज खान इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोटो ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाने के लिए किया था। तो यह पौधा कहाँ पाया जाता है? भारत के लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। ठीक है, तो
आप लद्दाख जाइए, अगर सेवक थॉर्न मिलता है तो उसका एंजॉय लीजिए, इसका बहुत फ़ायदा है। देखिए चंगेज़ खां अपना सेना को देता था ऊर्जा सुविधा को उन्नत करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय जो है आर्द्रभूमि है? तो इसका गुजरात होगा। अंतर्देशीय लवणीय आ गया और अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि, लवणीय सबसे ज़्यादा जो है ना गुजरात में ही है। ठीक है, आगे जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो जानते हैं पूर्वी का हिमालय। फिर जैव विविधता परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है, ध्रुवों की तरफ घटती है जैव विविधता। ठीक है, अब भूमध्य रेखा की तरफ क्या होता है? बढ़ती है। ये सही है, ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित है IUCN। ठीक है, तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है ना स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। ठीक, आगे देख लीजिए, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इसका क्या अभिप्राय है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो वेटलैंड है उसको मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय देखिए, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है और हो रहा है या होना संभावित है। मतलब कि किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंतर्गत अगर लाया गया तो उसका मतलब ये हुआ कि मानव हस्तक्षेप, एक नंबर का आंसर है, मानव हस्तक्षेप वहाँ हुआ है जिसके कारण क्या है, आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी जो स्वरूप है, जो उसका मेन कंडीशन था, उसमें परिवर्तन हो गया है या हो रहा या होने की संभावना है। इसीलिए मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंदर इसको रखा जाता है, किसी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 54 नंबर में, निम्नलिखित से कौन परवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो परवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बना है, मतलब परवालों के रंग जो उड़ रहे हैं परवाल भित्तियों को, इसका क्या है? तो वैश्विक ऊष्मन। ठीक है, वैश्विक ऊष्मन के कारण जो है परवालों के रंग में, मतलब रंग दूसरा ढंग के होते जा रहे हैं। ठीक है, उसका कलर जो ओरिजिनल होता है वो नहीं, अब धीरे धीरे खत्म होला। वैश्विक ऊष्मन मतलब वैश्विक तापन। फिर जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, जैव मंडल जीव मंडल परिरक्षण क्षेत्र है। तो जीव मंडल परिरक्षण क्षेत्र क्या है? अनुवांशिक विभिन्नता। ठीक है, विभिन्नता जहाँ आता है समझ लो जीव मंडल वहीं जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र, जहाँ की विभिन्न प्रकार के प्रजातियाँ होगा, अनुवांशिक रूप से विभिन्न होगा। जब विभिन्न प्रकार के प्रजाति होगी तो अनुवांशिक रूप से विभिन्न होगा। तो अनुवांशिक विभिन्नता के जीव मंडल आरक्षित परिक्षेत्र है। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र जो है इसको लिखा गया है दूसरा में, इसका है जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र। वही चीज़ को थोड़ा सा लिख दिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर देखिए 56 में क्या है कि इनमें से किनमें परवाल भित्तियाँ हैं? तो परवाल भित्तियाँ किस किस में पाए? तो अंडमान निकोबार में, सही है, कस्की खाड़ी, मनोर खाड़ी, ये सारा के सारा में जो है तीनों में क्या है, सुंदरबन में नहीं पाया जाता। ठीक है, परवाल भित्तियाँ अंडमान, सुंदरबन में डेल्टा होता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कक्ष की खाड़ी, मनोर की खाड़ी, तीनों में मतलब कि 1 2 3 आंसर के अनुसार क्या हो जाए, केवल एक में परवाल भित्तियाँ हैं और इन्हीं का रंग जो है ना बदल रहा है वैश्विक ऊष्मा के कारण। 57 में से कौन सा परवाल निरंजन, इनमें से कौन एक परवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो क्या है, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, मतलब वैश्विक क्या ऊष्मन। समझ गए। आगे 58, इनमें से किस औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? मतलब कि किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? मतलब वन के प्रकारों में से बताना है। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश है
यहाँ ठंडी ज़्यादा रहता है, ठंडी के कारण यहाँ पर बहुत कम जो है प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, घास प्रदेश में। वन के बाद में शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अब किसी पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन, तो किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होगा, तो गहरे सागर में होगा। क्योंकि गहरे सागर में क्या होता है कि मतलब सागर में जो है ना पारिस्थितिकी अति उल्टा होता है, पिरामिड उल्टा होता है। टुमोरो बायोडायवर्सिटी के लेखक कौन है, तो देखो ये बुक है टुमोरो बायोडायवर्सिटी, इसका लेखक है बंदन शिवा। ठीक है, बंदन शिवा है। कुछ क्वेश्चन और हैं तो इसको अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो होता है। और जब विविधता करी है एक और वीडियो आएगी, एक और वीडियो में पूरा पारिस्थितिकी तंत्र का जो है ना ख़त्म कर दिया गया, खात्मा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर वीडियो एंड मज़ा करो, पढ़ो और सुतो, यही सब करना है और कुछ नहीं करना है। और कुछ ज़्यादा करना है तो नाम कमाना तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो फिर थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारा परिचय, मेरा नाम एक्समैन सूर्या है। ठीक है, और मैं एक अभी कांस्टेबल हूँ। इतना ही अभी मैं आपके बारे में, अपने बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे और ज़्यादा विशेष जानेंगे हम और आपके बारे में। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।